निखिल की ताकत अब कोई रहस्य नहीं रह गई थी। वहां मौजूद सभी लोग पांडे नगर के सबसे बड़े साधक और विशेषज्ञ थे। लेकिन अगर वे खुद से पूछते क्या मैं अकेले निखिल का सामना कर सकता हूं, तो उनमें से कोई भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं करता कि वह निखिल को हरा सकता है। आखिर बृजेश्वर ने आज की दावत में आए सभी बड़े लोगों को एकजुट होने के लिए क्यों बुलाया था? क्योंकि निखिल की शक्ति बहुत ही भयानक थी। अगर वह निखिल को हराना चाहता था तो उसे सबकी ताकत मिलाकर लड़ना ही पड़ता। तभी जीतने की थोड़ी बहुत उम्मीद बन सकती थी। लेकिन अब सिंह नगर से आई ये लड़की कह रही थी कि उसका बड़ा भाई, जो केवल प्राकृत आकाशीय स्तर का साधक है, निखिल से बराबरी की लड़ाई लड़ सकता है। भला ऐसी बात पर कौन विश्वास करता? बृजेश्वर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, तुम सिंह नगर से आए हो, इसलिए शायद तुम्हें निखिल की असली शक्ति का अंदाजा नहीं है। हम उससे बेहद घृणा करते हैं, लेकिन हमें यह मानना ही पड़ता है कि हमारे जैसे मूल मार्ग के साधकों को भी उसे हराने के लिए एकजुट होना पड़ता है। उसके शब्दों का सीधा अर्थ था, बेटी, तुम्हें नहीं पता निखिल कितना भयानक है। अपने बड़े भाई की तुलना उससे करके तुम खुद ही सबके सामने मजाक बन रही हो। माधव ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, हाँ बेटी, अब और मजाक मत करो। अगर निखिल सचमुच तुम्हारे बड़े भाई जितना ही होता तो वह अब तक न जाने कितनी बार मारा जा चुका होता। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। किसी ने भी गौरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर बात निखिल की हो रही थी। वही व्यक्ति जिसने रत्नपुरी में एक ही लड़ाई में दर्जन भर से भी अधिक पृथ्वी अमरों का वध कर दिया था। और वही जिसने विशाल शाह के सबसे शक्तिशाली तलवार साधक को चंद्रचक्र संप्रदाय के सामने पराजित किया था। पूरे संसार में दूसरा ऐसा अद्भुत और असंभव प्रतिभाशाली व्यक्ति आखिर कहाँ मिल सकता था? गौरी ने सबकी प्रतिक्रिया देखी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप स्वयं मेरे बड़े भाई की परीक्षा ले सकते हैं। ईशिका ने भौहें सिकुड़ते हुए ठंडी आवाज में कहा, परी, क्या तुम सच में अपनी बेइज्जती करवाने पर तुली हुई हो? ऐसा करो, मैं ही तुम्हारे बड़े भाई से मुकाबला कर लेती हूँ। चिंता मत करो, मैं उस पर हाथ हल्का ही रखूंगी, उसे कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। गौरी की चमकती आंखें मुस्कान से अर्धचंद्र जैसी हो गईं। बहुत अच्छा ईशिका, पांडे नगर की युवा पीढ़ी में तुम्हारा नाम एक किंवदंती की तरह लिया जाता है। तुम्हें स्वर्गीय श्वेत सिंह तलवार ने भी स्वीकार किया है। अगर मेरा बड़ा भाई तुम्हें हरा देता है तो क्या यहाँ मौजूद सभी लोग उसकी ताकत मान लेंगे? इतना कहकर उसने पूरे सभा कक्ष पर नजर दौड़ाई। तभी माधव शांत स्वर में बोला, इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा योद्धा उतारना वैसा ही होगा जैसे मुर्गी काटने के लिए भारी युद्ध कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना। चूंकि तुम्हारा भाई केवल प्राकृत आकाशीय स्तर का साधक है, इसलिए क्यों न छठे राजकुमार ही उससे खेल खेल में मुकाबला कर लें। माधव के बगल में बैठे गोरख, जिन्होंने हल्के पीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे, तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने पहले ईशिका की ओर मुस्कुराकर आदरपूर्वक झुकते हुए कहा, ईशिका जी, यदि अनुमति हो तो सिंह नगर से आए हमारे अतिथि से मुकाबला मैं कर लेता हूँ। ईशिका ने हल्का सा सिर हिलाकर सहमति दे दी। तब गोरख ने अपनी नज़र निखिल की ओर मोड़ दी। गोरख की आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। मैं गोरख हूँ, पांडे नगर के रहस्यमयी चंद्र संप्रदाय का शिष्य। समर्थ भाई, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। इस पूरे समय निखिल बिना किसी रुचि के चुपचाप बैठा शराब पी रहा था, मानो उसे आसपास की किसी बात से कोई मतलब ही न हो। जब गोरख उसे चुनौती देने के लिए आगे आया तो निखिल ने बस एक नज़र उस पर डाली और सिर हिलाते हुए कहा, तुम नहीं चलोगे? बेहतर होगा कि ईशिका ही आए। इससे तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने से बचने का मौका मिल जाएगा। अभी कुछ देर पहले ईशिका बार बार रागिनी को अपमानित कर रही थी। निखिल ये सब देख रहा था और उसी को सबक सिखाने का अवसर ढूंढ रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उससे पहले ही गोरख बीच में आ जाएगा। सिंह नगर से आया ये लड़का कितना घमंडी है, ये कहने की हिम्मत कर रहा है कि छठा राजकुमार अपनी बेइज्जती करवाने आया है। भीड़ में तुरंत शोर मच गया। गोरख पांडे नगर के 8 महान प्रतिभाशाली युवाओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। कहा जाता था कि पिछले 300 वर्षों में प्राकृत आकाशीय स्तर पर उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं हुआ। उसकी प्रतिभा असाधारण थी और बचपन से ही वह रहस्यमयी चंद्र संप्रदाय में साधना करता आया था। वह एक अनुपम प्रतिभा था। ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कहने की हिम्मत कौन करता कि तुम योग्य नहीं हो। अब वहां मौजूद सभी लोग निखिल को क्रोध से घूर रहे थे। ये साधारण सा दिखने वाला युवक इतना अहंकारी निकलेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। बृजेश्वर, माधव और वहां बैठे अन्य बड़े साधक भी कुछ पल के लिए निरुत्तर रह गए। क्या सिंह नगर के सभी साधक ऐसे ही होते हैं? ईशिका ने ठंडी हंसी के साथ कहा, समर्थ, यदि तुम गोरख को हरा सके तो मैं स्वयं तुम्हें व्यवहार करना सिखाने आ जाऊंगी। मुझे तो बस यही चिंता है कि कहीं तुम उसके सामने टिक भी ना पाओ। गोरख ने ठंडे स्वर में कहा, समर्थ, मैं तुमसे केवल एक बात पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे द्वंद्व करने का साहस रखते हो? निखिल हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है।
ये कहकर उसने आलस्य से अपने शरीर को सीधा किया और धीरे धीरे खड़ा हो गया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग तुरंत पीछे हट गए और रत्नों से बने विशाल मंच के बीचों बीच एक बड़ा खाली स्थान छोड़ दिया। रात का अंधेरा अब और भी गहरा हो चुका था। आकाश में चमकता पूर्ण चंद्रमा टंगा था और चारों ओर जलते दीपकों की रोशनी से पूरा पर्वतीय भवन जगमगा रहा था। रत्नों से बना वह विशाल मंच पूरी तरह प्रकाश से नहा उठा था। सभा में मौजूद हर व्यक्ति की नज़र अब केवल निखिल और गोरख पर टिकी हुई थी। निखिल ने सहज स्वर में कहा, मैं तुम्हें पहले वार करने का अवसर देता हूँ। उसका रूप और स्वभाव दोनों ही बिल्कुल साधारण दिखाई देते थे, लेकिन उसके मुंह से निकला हर शब्द इतना दबंग और आत्मविश्वास से भरा था कि वहां मौजूद अनगिनत लोगों के मन में उसके प्रति असंतोष और भी बढ़ गया। तो फिर मेरी बदतमीजी के लिए मुझे क्षमा करना। गोरख की आंखों में ठंडी चमक कौंध उठी। उसने मन ही मन ठान लिया कि सिंहनगर से आए इस घमंडी युवक को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगा। धड़ाम, उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। उसके भीतर से गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं। बैंगनी रंग की प्राकृत आकाशीय स्तर की शक्ति उसके ऊपर उठी, मानो एक विशाल अजगर गर्जना करता हुआ आकाश की ओर उड़ रहा हो। उसकी बैंगनी शक्ति समुद्र की ऊंची लहरों की तरह उमड़ने लगी और उसके चारों ओर घूमने लगी। एक ही पल में उसका पूरा व्यक्तित्व अत्यंत भयावह और दबदबे वाला हो गया। वहां उपस्थित कई बड़े लोग पहली बार गोरख को पूरी शक्ति से लड़ते देख रहे थे। उनके चेहरों पर अपने आप आश्चर्य उभर आया। क्या अद्भुत साधना की नींव है! ये तो स्पष्ट रूप से सर्वोच्च प्रथम श्रेणी की प्राकृत आकाशीय शक्ति है। दूसरी ओर माधव गोरख की क्षमता को अच्छी तरह जानता था। उसने संतोष से सिर हिलाया। आखिर गोरख को पांडे नगर के पिछले 300 वर्षों का सबसे शक्तिशाली प्राकृत आकाशीय स्तर का साधक क्यों कहा जाता था? उसकी वर्तमान शक्ति ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण थी। उसकी साधना की नींव इतनी अद्भुत थी कि माधव जैसे वरिष्ठ साधक भी भीतर ही भीतर ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। जब वे गोरख की उम्र के थे तब उनके पास ऐसी शक्ति बिल्कुल नहीं थी। सभा में बैठे अन्य सभी बड़े लोग भी गोरख की शक्ति देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। केवल गौरी की आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। अगर यह पहले की बात होती तो वह भी गोरख की प्रशंसा करती, लेकिन अब उसे पता था कि गोरख के शरीर पर किसी और का अधिकार है, इसलिए उसकी इतनी बड़ी शक्ति भी उसे कुछ खास नहीं लगी। वार संभालो! गोरख जोर से गरजा और बिजली की गति से आगे बढ़ा। एक ही झटके में वह निखिल से 3 कदम की दूरी पर पहुंच गया। उसने अपनी भुजाएं मोड़ी और हवा को चीरते हुए एक मुक्का सीधा आगे बढ़ा दिया। धड़ाम! उसकी उमड़ती हुई बैंगनी प्राकृत आकाशीय स्तर की शक्ति एक चमकदार विशाल मुट्ठी का रूप ले गई। वह किसी जीवित अजगर की तरह दिखाई दे रही थी, जो सिर उठाकर भयानक गर्जना कर रहा हो। आकाश लिपटता अजगर प्रहार, ये गोरख की एक प्राचीन और गुप्त युद्ध कला थी। उसने अपनी पूरी साधना शक्ति इस एक प्रहार में लगा दी। उसका मुक्का ऐसे आगे बढ़ा जैसे एक विशाल अजगर पूरे आकाश को लपेटते हुए पर्वतों और नदियों को चीरता चला जा रहा हो। रात के सन्नाटे में लगातार अजगरों की गर्जना गूंजने लगी। वहां मौजूद सभी बड़े लोग तुरंत समझ गए कि गोरख ने इस प्रहार में जरा भी दया नहीं दिखाई। वह एक ही मुक्के में सिंहनगर से आए इस युवक को करारा सबक सिखाना चाहता था। उधर वहां मौजूद अनगिनत दर्शकों की नज़रें एक साथ निखिल पर टिक गईं। सबने सांस रोक ली और देखने लगे कि अब निखिल इस प्रचंड प्रहार का सामना कैसे करेगा। वह इस प्रचंड आक्रमण का सामना कैसे करेगा। लेकिन निखिल वहीं शांत और स्थिर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न खुशी थी, न क्रोध, न ही किसी प्रकार की घबराहट। उसने बस अपना गोरा और पतला हाथ धीरे से आगे बढ़ाया और हवा की ओर हल्का सा दबाव डाला। उसका यह वार बिल्कुल साधारण और शांत दिखाई दे रहा था। उसमें न कोई दिखावा था और न ही कोई भयानक शक्ति का प्रदर्शन। फिर भी जैसे ही उसकी हथेली नीचे आए, ऐसा लगा मानो उसके ऊपर कुछ भी नहीं था और उसके नीचे भी कोई उसका मुकाबला करने वाला नहीं था। धड़ाम! गोरख की बैंगनी शक्ति से बनी अजगर के सिर जैसी विशाल मुट्ठी पल भर में कागज की तरह बिखर गई। यह अविश्वसनीय दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। उनके दिमाग कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल सुन्न हो गए। यहाँ तक कि माधव, बृजेश्वर और वहां बैठे दूसरे बड़े साधकों ने भी कभी नहीं सोचा था कि गोरख का पूरी शक्ति से किया गया प्रहार इतनी आसानी से टूट जाएगा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, निखिल की हथेली से निकली दबाने वाली शक्ति गोरख तक पहुंच गई। वह किसी आदिकालीन देवता के दमन जैसी थी, जो उसे घुटनों पर झुकाने के लिए मजबूर कर रही थी। टूट जाओ! गोरख जोर से गरजा। उसके हल्के पीले वस्त्र हवा में लहराने लगे। उसका रक्त और शक्ति उफनती नदी की तरह गरजने लगे। उसके सिर के ऊपर से बैंगनी अजगर जैसी शक्ति निकलकर एक विशाल पात्र का रूप लेने लगी। अजगर नियंत्रित आत्मा पात्र कला। बैंगनी पात्र पल भर में कई दर्जन हाथ ऊंचा हो गया। वह कुंडली मारे हुए विशाल अजगर जैसा दिखाई दे रहा था। उससे निकलने वाली विनाशकारी शक्ति इतनी भयानक थी कि मानो वह निखिल की हथेली की शक्ति को तोड़ देना चाहती हो। गोरख की साधना प्राकृत आकाशीय स्तर की सर्वोच्च सीमा पर पहुंच चुकी थी।
उसे पांडे नगर के पिछले 300 वर्षों का सबसे शक्तिशाली प्राकृत आकाशीय स्तर का साधक माना जाता था। साथ ही वह प्राचीन और गुप्त युद्ध कलाओं का अभ्यास करता था, यहाँ तक कि वह अन्य त्याग स्तर के साधकों से भी मुकाबला कर सकता था। यही उसकी अपार घमंड की सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत अजगर नियंत्रित आत्मा पात्र कला केवल एक पलक झपकने जितनी देर ही टिक सकी। अगले ही क्षण वह भी चकनाचूर होकर बिखर गई। उसके तुरंत बाद निखिल की असीम दबाने वाली शक्ति बिना किसी रुकावट के गोरख पर टूट पड़ी और उसकी सारी रक्षा एक ही पल में नष्ट कर दी। धड़ाम! सभी की स्तब्ध निगाहों के सामने गोरख जोर से मंच पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके गिरने की ताकत इतनी अधिक थी कि पूरा मंच कांप उठा। जहां उसके घुटने गिरे थे वहां लगभग 6 इंच गहरा गड्ढा बन गया। निखिल की केवल एक हल्की सी हथेली ने गोरख को पूरी तरह दबा दिया था। ये कैसे हो सकता है? वहां मौजूद दूसरे प्राकृत आकाशीय स्तर के साधक अवाक रह गए। वे सभी गोरख की शक्ति से भली भांति परिचित थे। उसने अपनी प्राकृत आकाशीय शक्ति को उसकी अंतिम सीमा तक निखारा था। उसी स्तर के साधकों में वह लगभग अजेय माना जाता था। लेकिन आज निखिल की एक साधारण सी हथेली के सामने उसकी सारी शक्ति पल भर में बिखर गई। लेकिन अब वही गोरख निखिल की केवल एक साधारण सी हथेली के वार से बिना किसी कठिनाई के पराजित हो गया था। बृजेश्वर, माधव और वहां मौजूद अन्य बड़े लोगों के चेहरे भी बदल गए। सबने गहरी सांस ली। उनकी पैनी नजरें साफ बता रही थीं कि सिंहनगर से आया ये युवक अपने प्रतिद्वंद्वी से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। अगर ऐसा न होता तो वह एक ही वार में गोरख को इस तरह दबा नहीं सकता था। धिक्कार है! गोरख क्रोध से गरज उठा। वह इस सच्चाई को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके शरीर से एक के बाद एक बैंगनी अजगर जैसी शक्तियां फूटने लगीं। हर एक में पर्वतों को तोड़ने और विशाल चट्टानों को चीर देने की शक्ति थी। उनमें असीम बल उमड़ रहा था। लेकिन फिर भी वह निखिल के दमन से मुक्त नहीं हो सका, बल्कि जितना अधिक वह छूटने की कोशिश करता उतना ही अधिक दबता चला जाता। धड़ाम! एक और भारी धमाके के साथ उसका शरीर मंच में और गहराई तक धंस गया। उसके मुंह से ताज़ा रक्त बह निकला। यह पूरा सभा स्थल एकदम शांत हो गया। ऐसी खामोशी छा गई कि किसी की सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे सकती थी। कोई भी एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। माधव का चेहरा पूरी तरह गंभीर हो गया। ईशिका की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था। सबके चेहरों का रंग बदल चुका था। कुछ ही देर पहले तक सभी लोग गौरी की बातों को मजाक समझ रहे थे। किसी ने उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं किया था। लेकिन अब जब उन्होंने गोरख की इतनी बुरी हार अपनी आंखों से देख ली तो कोई भी शांत नहीं रह सका। अब जब भी उनकी नज़र निखिल पर पड़ती उनके चेहरों पर केवल आश्चर्य और भय दिखाई देता। सिंहनगर से आया ये युवक स्पष्ट रूप से केवल प्राकृत आकाशीय स्तर का साधक था, लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति गोरख से कहीं अधिक थी। गोरख, जिसे पांडे नगर के पिछले 300 वर्षों का सबसे शक्तिशाली प्राकृत आकाशीय स्तर का साधक माना जाता था, वह भी इस युवक के सामने टिक नहीं पाया। दूसरे शब्दों में, इस युवक ने केवल एक हथेली के वार से ऐसी शक्ति दिखाई थी जो पूरे पांडे नगर के किसी भी प्राकृत आकाशीय स्तर के साधक को दबाने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा दृश्य देखकर भला कौन स्तब्ध नहीं होता। यह ऐसा दृश्य था जो किसी के भी मन को पूरी तरह हिला देने के लिए पर्याप्त था।